4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 है। कौन सा डाउट है? 11 डाउट है तो ब्लॉक में। अरे हाँ यार आ गए स्कूल या कुछ कुछ अभी भी रह गए हैं। ये क्या बैठता ना छोटा सा, क्या नाम है उसका? हाँ वो कहाँ है? आया नहीं अभी तक। लड़कियां सारी हैं, लड़के भी हैं, बीच वाले को भी गायब लग रहा है। अच्छा अब log of mass 0.5 kg hanging from a particular spring execute simple arm motion of amplitude 0.1 and temperature 0। बावड़ा है, कौन पूछ रही है ये? स्प्रिंग मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएगी? kx प्लस mg। अरे भाई कौन पूछ रही है ये? स्प्रिंग में अगर वर्टिकल में लटका हुआ है ना तो वर्टिकल में मैक्सिमम फोर्स स्प्रिंग कब लगाएगी? जब वो इलोंगेट होगी कि कंप्रेस? इलोंगेट। मान लो इसकी नेचुरल लेंथ है तो जब इलोंगेशन हो रहा होगा तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? kx where k is there, बट नीचे mg वाले को भी तो बैलेंस कर रहा हो। मान लो नेचुरल लेंथ है, मैं कह रहा थोड़ी कह रहा हूं यार। अरे यार जब ये इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगी a पे, किस पे? a पे, तभी मैक्सिमम फोर्स लगाएगी स्प्रिंग। ध्यान दे दो कितना होगा, एक तो kx मान लो स्प्रिंग फोर्स, पर स्प्रिंग फोर्स में x कहां से ले रहे हो फिर? मीन पोजीशन से नहीं, नेचुरल लेंथ से। अगर x यहां से ले रहे हो मतलब k ले रहे हो, अगर ये k कौन सा फोर्स है? नेट की कौन सा? अरे भाई ये नेट फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? ये कौन सी पोजीशन है? ये नेचुरल लेंथ है। ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। क्या स्प्रिंग में वर्टिकल फोर्स पे मतलब जब भी अपन स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम पढ़ते हैं तो कांस्टेंट फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो जो अपना इसमें एसएचएम की इक्वेशन आएगी वो आएगी बराबर माइनस के एक्स। इसमें वो के एसएचएम वाला के ही स्प्रिंग का के बन जाएगा, पर जो एक्स होगा वो कहां से होगा? मीन पोजीशन से। अगर एसएचएम वाला देख रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स देख रहे हो तो बोलो क्लियर एकदम। अरे यार इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल देता उसको। अब सोच ये के नेट फोर्स है किसका? एसएचएम का। किसका? पर ये ए है मान लो, और ये अपना कितना है? mg/k। कितना है? mg/k कैसे आया? अरे यार हाँ ना बोल। mg/k कैसे आए? अब सोच जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना लगा होगा इस समय? a प्लस mg/k, तो वो कितना हो गया? k प्लस mg। अरे यार k प्लस यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया, लिख दो। कर लोगे अब? जिसने पूछा था कर लेगा अब? अरे एकदम पक्का? क्या पूरा करके बताऊं? आवाज नहीं, हाँ ना बोलो। शाबाश। हाँ भाई कौन सा सवाल था? 11वां 12वां 13वां भाई साहब 13वां 14 15 16 17 आवाज नहीं 17 18 19 20 आवाज नहीं 20 21 22 23 का कोई दिक्कत? 20। Repeat the previous exercise। जैसे अगर 19 हो गया तो 20 क्यों नहीं हुआ भाई? अगर जैसे 19 हो गया तो 20 हो जाना चाहिए, तो 19 भी नहीं हुआ। 19 हो गया तो फिर 20 क्यों नहीं हुआ? अबे एंगल ही तो चेंज करें भाई, कॉन्सेप्ट तो सेम है। फाइंड द टाइम पीरियड। उससे पहले देखो, इफ द पार्टिकल इज पुश स्लाइटली अगेंस्ट द स्प्रिंग सी एंड रिलीज फाइंड द टाइम। याद करने एक सवाल कराया था कुछ इस प्रकार का, मैं बताता हूं कहां पे।
क्लास में कराया था मैंने कुछ ऐसा सवाल, तेरे को याद हो तो, अगर याद है कुछ, याद है क्या सवाल कराया था? जब अपन इसको ऐसे हिलाए थे तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर आया था, फिर उसका कंपोनेंट इधर लिया था। अरे यार हाँ ना बोल, ये दोनों उसी की वैरायटी है 19 और 20। आप बोलो तो 19 बता दूं, 20 आप खुद कर लो। मैं 20 नहीं बताऊंगा, 20 बता दूंगा फिर मजा ही खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट तो सेम ही है। आप उसने किसकी तरफ प्रेस करा पे रहता हो? सी। जब आपने सी की तरफ प्रेस करा तो आपने करा क्या? तुम्हें याद है ऐसा सवाल कराया था मैंने? अरे यार देख सोच, अगर आप समझना अच्छे से, दूसरी कहां पे स्प्रिंग, तीसरी ऐसे, ये अगर मैं सी की तरफ एक्स दबाता हूं, मतलब ऐसे एक्स दबाता हूं, तो इतना छोटा एक्स मानता हूं, इसे वर्टिकली मानता हूं, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? अगर ये एक्स है और ये 45 है तो क्या x/√2, और इसका भी कितना होता है? x/√2। तो ये वाली जो स्प्रिंग है, अगर ब्लॉक पे आप ध्यान से देखो तो इस स्प्रिंग की वजह से लगता है डायरेक्ट kx, ये स्प्रिंग खींचती है kx/√2 और ये स्प्रिंग भी खींचती है। अरे भैया हाँ ना बोल। तो kx/√2 का कंपोनेंट आता है √2 kx/√2। तो kx कितना हो जाता है? 2kx। तो इफेक्टिव k आ जाता है 2k, डायमीटर आता है 2.√m/2k। क्या आंसर यही है? अरे क्या आंसर यही है? अरे नहीं आया। अब तीसरे सवाल, इसका अगला वर्जन क्या है, उसमें भी करना यही है। तीनों को कितने एंगल पे ले लिया गया? 120 डिग्री। अब तुम्हें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। करूं कि तो ये समझ आया? अरे यार हाँ ना बोल। और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, क्लास में मैंने कहा ऐसा कंसेप्ट बताया था, एग्जैक्टली ऐसा सवाल नहीं कराया था मैंने, पर मुझे याद है कि ये 2 सवाल आते हैं, इसलिए उस तरह के ऐसा सवाल कराया था मैंने याद। अरे यार नहीं याद है, वो यहीं से निकला था। अब जब 120 डिग्री पे ले लोगे तब भी एक की तरफ दबाओ, तो ये वर्टिकल वाला तो ऐसे ही रहेगा। ध्यान से देख, एक और आएगा 120 में इधर आएगा। अरे यार अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, एकदम पक्का? ट्राई करना भाई साहब, ट्राई करोगे क्या एक बार? पक्का? 20 हो गए, 21 काम कराए सबने, 22 23, अरे 23, अरे 24, अरे 24, अरे 25, अरे 25, अरे 26, अरे 26। कौन सा है 26 भाई? हाँ ये सवाल ही गलत है। ये इसका मैं कुछ रीजन आपको बताऊंगा बाद में अभी इसमें, पर ये एक्चुअली ना इसमें अगर इसको ऐसे हिलाया जाए ना ऐसे डी, तो इसको स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच्ड मानना पड़ता है। कैसे स्ट्रेच्ड? इसे छोड़ दो इसको, अभी मैं इसका कुछ रीजन तुम्हें बाद में दूंगा। 26वां छोड़ दो, मैं इसका बताऊंगा कि और क्या इसमें गलती है जो लिखा हुआ है उसमें स्ट्रेच मान के ही सवाल कर सकते हैं। हालांकि आंसर तो एक लाइन में आता है 2.√L/G, कुछ ऐसा ही है, D/G कुछ डायरेक्ट ही आता है, ऐसा ही कुछ। 26 का आंसर आसान ही रहता है 2.√L/G, बट वो घटिया लॉजिक से नहीं देंगे अपन। 27, 26 आप ऐसे समझ लो कि नॉट प्रॉपर, ऐसे लिख लो, तुम बोलोगे साला बताया नहीं मास्टर ने। 27, अरे 27, अरे हाँ ना तो बोलो। 27, 28, 28, आवाज नहीं, 28, 28, 29, 29, कौन सा डाउट है? 29 में क्या डाउट है यार? फायदे फिर तो मोजो पार्टी सुनने फिगर नहीं जो है प्राण पीने मेरे, तो सवाल बताने का है कितनी दूरी से छोड़ा यहां से? 10 मीटर सेंटीमीटर। अब इसको नीचे आने में कितनी देर लगे बता नहीं सकता तू? बता सकता है ना? अब कितना ऊपर जाएगा इधर? अभी भी 10 ही जाएगा। अब कितना देर लगेगी ऊपर जाने में बता सकता है? तो उसको डबल कर लियो भाई। अरे तो इंक्लाइन प्लेन के 2 सवाल हैं यार। सेंटीमीटर की जगह मीटर ले लिया था भाई। कौन इसमें कोई रॉकेट साइंस? अच्छा कई लोग सोच रहे थे ऐसा पढ़ना था। ओहो मैं तो पेंडुलम मान लिया था इसे। अरे भाई मुझे सिंपल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा, उसमें कोई रॉकेट साइंस? ये एसएचएम है क्या? ये एसएचएम सिंपल जी सेंटीमीटर लगाओ, यहां से तक टाइम निकालो, फिर जी सेंटीमीटर निकालो, यहां से टाइम लगाओ, खेल खत्म। और डबल कर लो भाई साहब। कहां पहुंचे? 30, 29।
30 ध्यान से देखो, तो ये बेसिकली 2 ब्लॉक सिस्टम ही है। ध्यान, क्या मैंने 2 ब्लॉक सिस्टम कराए थे पहले, बताओ कराए थे कि नहीं कराए थे? कराया था ना। टाइम पीरियड था 2 बाई अंडर रूट म्यू बाई के, और म्यू क्या था? m1 m2 बाई m1 प्लस m2। अरे यार हाँ ना बोल। अबे m1 m2 ध्यान देख, तो ये भी वही है। तुम्हें बेवकूफ बना दिया, तुम बन गए। उसने ट्रॉली लगा दी नीचे, ट्रॉली, उसमें डंडा खड़ा कर लिया, फिर स्प्रिंग लगा ली, फिर ये m1 ये m2 मान लो। अरे m2 का m1 से क्या इंटरेक्शन है हॉरिजॉन्टल में? अगर सब कुछ फ्रिक्शन लेस है तो स्प्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं। तो यही तो सिस्टम है भाई। अरे वैसे बेवकूफ बनाया तुम्हें, ये 2 ब्लॉक सिस्टम ही है। अरे मुझे बता, क्या ये स्प्रिंग के अलावा इसमें कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा रहा है? उसमें देख, देखे ना। अरे ये 2 ब्लॉक सिस्टम ही है, तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अरे ध्यान से देखो, कौन सा सिस्टम है? कंपेयर कर इनको, कोई अंतर नहीं है दोनों में। सेम इक्वेशंस बनेंगे, सब कुछ सेम होगा, क्योंकि m1 द्वारा m2 पे हॉरिजॉन्टली में कोई फोर्स, हमें फ्रिक्शन होता तो कहानी चेंज होती, पर कोई फोर्स। ऐसा लगता है सर उसके ऊपर रखा हुआ तो क्या हो, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। अरे हाँ ना तो बोलो। अब बस लिख लो, इट इज सिमिलर टू 2 ब्लॉक सिस्टम। अब सवाल में कुछ नहीं अटकेगा, क्या अटकेगा उसमें? अब तब तो प्राण ही निकल जाते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशन होती, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता फिर वो, इसलिए तो पूछा नहीं जाएगा आपसे। डोंट वरी। क्या भाई 50 रुपए दे दे, ये लाया तो भाग, किससे लेके देगा? अच्छा सवाल है, क्योंकि चल सवाल पढ़ते हैं मिलके। A uniform plate of mass m stays horizontally and symmetrically on 2 wheels rotating in opposite direction. The separation between the wheels is L. The friction coefficient between each wheel and the plate is mu. Find the time period of oscillation of the plate as the slightly displaced balloon is lengthened and released. ध्यान सुने पहले। आप एक बात समझो कि प्लेट है, क्या है ये? प्लेट। अब इस प्लेट पे टायर नीचे लग रहा है, टायर ये रहा है। चूंकि ये वाला टायर ऐसे घूम रहा है, तो इस प्लेट पे किधर फ्रिक्शन लगेगा? इधर लगेगा ना। अरे यार गलत तो नहीं बोला मैं? इधर ही लगेगा ना। हाँ, इस पे ये टायर कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूम रही है, और ये जैसे डायग्राम में दिया वैसे बना दे। ये कोई गड़बड़ नहीं करना, देखना बाकी जब तो आ ही जाएगा, डायरेक्शन देख लेना बस। कोई गड़बड़ तो नहीं बोला। अगर सब कुछ सिमेट्री रखा हुआ है तो n और n सेम ही अलग, सेम ही अलग। अच्छा, फ्रिक्शन स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक स्टैटिक या सो मत, काइनेटिक स्टैटिक, काइनेटिक। अरे हाँ भाई काइनेटिक है भाई। अगर काइनेटिक है और दोनों का n बराबर है तो म्यू एन बराबर, तो इक्विलिब्रियम में कोई टेंशन वाली बात। अरे बाजी तो इक्विलिब्रियम में कोई टेंशन वाली बात। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा है बाबा। अब सोच, उसने क्या बोला इनके पीछे दूरी है कि मान लो मैं इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं। किसको डिस्प्लेस कर दूं? रॉड को अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं, मान लो x, मान लो मैं इसे x डिस्प्लेस कर दूं ऐसे, अब हुआ क्या कि जिसका सेंटर था, कौन था? क्या वो भी एक्स डिस्प्लेस हो गया? अब mg यहां लगने लगा, अब यहां लगने लगा n1 और यहां लगने लगा n2। अरे यार अभी भी बैलेंस तो ही। हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स है वो अलग बात है, हॉरिजॉन्टल में फोर्स है वो, अगर वर्टिकल में सोचो तो बैलेंस हो, टॉर्क भी बैलेंस्ड है। और क्या बैलेंस है? तो वर्टिकल में इक्वेशन क्या लिखूंगा? n1 + n2 = mg, n1 + n2 = mg। अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो मान लो कि इधर फ्रिक्शन लगा F1 और इधर फ्रिक्शन लगा F2, ये बराबर है अलग? बराबर अलग। क्यों अलग भाई? अरे क्यों अलग भाई? जाहिर सी बात है इसलिए अलग है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। ओहो, अब टॉर्क बैलेंस कर ले। किसके अबाउट करेगा बोल? किसके अबाउट कर लूं? रोटेशन पढ़ चुके हो? हाँ ना बोल। टॉर्क बैलेंस कर लो। n2 का टॉर्क, F2 का टॉर्क, F1 का टॉर्क, mg का टॉर्क।
दूरी कितनी है दोनों के बीच की? L। L/2 माइनस एक्स mg L/2 माइनस एक्स L/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू N1L equals to so you will get N1 in terms of L. Yes sir. Sorry X. So you will get N2 in terms of X. Yes sir. Okay, net force is F1 minus F2. Yes sir. Okay, you will get net force in terms of X. Yes sir. That will be come out as SHM. सॉल्व कर दूं पूरा? अरे चमका क्या करना है? yes sir. पूरा कर भी दूंगा मैं, तुम्हारे में नहीं करना चाह रहा। अरे समझ आया क्या करना है? yes sir. क्या N1 एक्स टर्म से निकल आया? yes sir. क्या N2 एक्स टर्म से निकल आएगा? yes sir. निकला कि नहीं निकला? yes sir. क्या नेट फोर्स F1 माइनस F2 होगा हॉरिजॉन्टल में? yes sir. होगा कि नहीं होगा? yes sir. क्या वो एक्स टर्म में आता हुआ नजर आ रहा है? yes sir. वैसे आ जाएगा, टाइम पीरियड लिख देना। हाँ कहाँ से आवाज? इन्होंने डायरेक्शन उल्टी दी हुई है, सही है तेरा, इन्होंने डायरेक्शन उल्टी दी हुई है, सही बोल रहा है वो, पर मैंने कहा ठीक है छोड़ो, सही पकड़े। एक्चुअली इन जो ये टायर है ना, इसमें किताब में डायरेक्शन उल्टी दी हुई है, ये ऐसे की बजाय ऐसे होनी चाहिए। हालांकि तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्स एक्स में कोई फर्क पड़ने वाला, वो सिर्फ माइनस का अंतर लाएगा वो। अरे समझ में आया क्या कह रहा हूं? अरे हाँ ना बोल यार, इसे पर तुम परेशान मत हो, तुम्हें दिख जाएगा अपने आप, टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसमें। अरे समझ आया? yes, अरे हाँ ना तो बोल, yes, कोई बुराई वाली बात? गुड। 33, 34, 35, 36, 37, 38, आवाज नहीं, 38, 39, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 41। अच्छा एक काम करते, संडे को टेस्टिंग है तुम्हारा? एडवांस है मेन से? ओह शिट, मैं फ्री था, एक्स्ट्रा ले लेता क्विज की। 40, 41, 41, 42 छोड़ दो, ये आपको ग्रेविटेशन में एजिटीज पढ़ाए जाएंगे, वैसे सब लोग जानते हैं इसका टाइम पीरियड होता है 84.6। आपको इलेक्ट्रिसिटी 2 पढ़ा दिया क्या? इलेक्ट्रिसिटी 2 चल रहा है, मैं बता रहा हूं, उसमें अभी तुम्हें टनल प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में। ऐसे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर पहुंच गई है सर? बहुत से चालू, अभी स्फीयर्स बहुत तगड़े से स्ट्रक्चर कराओ। स्फीयर जो सर पढ़ा है ना, वो ढंग से पढ़ना, कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको, बहुत ढंग से स्ट्रक्चरिंग करी हुई हमने स्फीयर्स की। स्फीयर्स को 4 भागों में तोड़ा गया है, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अलग से। फिर उनमें बताया गया कि एक 3 टाइप के। फिर उसमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कैविटी जब आपको पढ़ाई जाएगी, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ρr/3ε0 kqr/r3, तब आपको बिल्कुल वो स्फीयर जैसी होगी ग्रेविटेशन में। तो ये जो आपके दोनों सवाल हैं ग्रेविटेशन के हैं बेसिकली। तो आपकी टनल खोदी जाएगी जब आपको बताया जाएगा कि टनल चाहे सेंटर से पास करती हुई खोदी जाए, चाहे साइड से, उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं। और मेरे साथ ग्रेविटेशन के केस में 84.6 आता है। अरे यार, तो आपको बिल्कुल ये ग्रेविटेशन में दोनों सवाल एज इट इज कराए जाएंगे, बिल्कुल इसे टेंशन लेने की जरूरत। मैंने इसलिए थोड़ा सा बोला कि अगर किसी को आता हो तो उसे याद आ जाएगा, हाँ भाई ऐसा होता है। और बेसिकली लिंक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाता है? ग्रेविटेशन। वरना वो उतना ही लंबा हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 है, वरना बिल्कुल सेम होता है। जैसे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर डील होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है? जिसमें चार्ज अंदर भी होता है, बिल्कुल वैसे का वैसे, क्योंकि फोर्स वही होता है kq1 q2/r², और अपना जो ग्रेविटेशन होता है उसमें फोर्स कौन सा होता है? G m1 m2/r², बिल्कुल सिमिलर काइंड पे चलता है वो। तो जैसे इसमें अंदर चार्ज होते हैं, वैसे अर्थ में के अंदर मास है। तो जैसे फॉर्मूले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए आते हैं, बिल्कुल एक्जेक्टली वैसे किसमें आते हैं? अब बच्चा कंफ्यूज होता है, सर अर्थ तो कंडक्टर है। अरे उसे कंडक्टर से मत कंपेयर करो। क्या नॉन कंडक्टिंग में अंदर चार्ज होता है? क्या अर्थ में भी अंदर मास होता है? क्या फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं? तो जहां पे k आता है वहां पे -g लिखो, जहां पे q1 q2 आता है वहां पे m1 m2 लिखो, खेल खत्म। बाकी सब कुछ सेम, सारे सवाल सेम होंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी 2 हो चाहे ग्रेविटेशन हो। अरे भैया हाँ ना बोल यार। इसलिए जब आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सर पढ़ाएं तो याद रखना कि एग्जैक्टली अर्थ है। क्या है ये? एग्जैक्टली अर्थ। सिर्फ k की जगह -g आएगा और q1 q2 की जगह कोई अंतर नहीं होगा। सारे फॉर्मूले, चाहे g का वेरिएशन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएंगे। क्या निकलवाएंगे? आपको याद है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, आपके अंदर आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएंगे, बाहर निकलवाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? फोर्स अपॉन मास, सॉरी फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होती है? सो ग्रेविटेशन में क्या चीज होगी? फोर्स अपॉन मास। अरे यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, वो ग्रेविटेशन में क्या बन जाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो जिसमें आप पढ़ोगे वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अरे यार हाँ ना बोल, वो बेसिकली वही फॉर्मूले होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले होंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। अरे यार नहीं आया। तो लिंक्ड होगा।
अभी आपको पढ़ाई जाएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में सेट है वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 जो सर सीक्वेंस बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के हमने सेट करी हुई है उसको, बहुत तबीयत से, मतलब ढंग से, कोई किताब में आपको मिलने वाली नहीं है, पक्का कह रहा हूं मैं आपको बहुत, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का जो ये पार्ट है ना कंडक्टर्स वाला, इसमें अक्ल चाहिए, क्या चाहिए, और सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। सर आपको जैसे पोटेंशियल लिखने से, अगर किसी का वीक है, जैसे सीक्वेंस लिखाई जाए बिल्कुल वैसे के वैसे ही, एक शब्द इधर उधर नहीं बोलेंगे ये भी सर, वो बिल्कुल सेट है, हम लोग सेट कर रहा है कि हमें पता है ऐसे बोलेंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में, क्योंकि वैसी जगह जहां पे बच्चा उलझ जाता है, तो ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो सर सीक्वेंस में पढ़ना है एकदम। खैर कहां पहुंचे अपन, 41 42 ग्रेविटेशन में आएगा, छोड़ दें अभी, तो बिल्कुल एज इट इज आएगा। 43 43 43 44 44 44, आवाज नहीं, 44 45 45, अरे काम करा है, 45 46 46, अरे पक्का, अरे 46, अरे पक्का, अरे 47, अरे 47, अरे पक्का, अरे 48, अरे 48, अरे काम करा है, अरे 48, अरे 49, अरे 49, अरे 50, अरे 50, अरे 51, अरे 50, हाँ 51 डाउट है, बोले वाला है कि हाँ, तो डाउट होना ही चाहिए। 51 नहीं है ना वो टफ वाला, नहीं ये तो आसान है, एक टफ और है इसमें, वो नहीं पूछोगे तुमने मेरे से, कोई तो है इसमें गोला चलता है जिसमें, वो ना छोड़ दिएगा तुमने भाई, जिसमें रोल करता है। 39 हाँ यार, तुम 39 में पूछो मेरे से, 39 हो गया तुम लोगों से, हो गया सबसे 39। मैं बावड़े में बहुत अच्छे सवाल है वो तो, हाँ अब बता दो, चलो अब यार तुम लोग टाइम पास करते हो यार, मैं नहीं बता रहा, ठीक है तुम्हें नहीं हो गया तो गुड, शाबाश, अब तुम खुद ही करो। 46 में 46 में सर अगर आगे जो निकालना हो तो हम लोग सर कैसे करेंगे? एक मिनट में सवाल पढ़ लो। Assemble one length is suspended from the ceiling of a car moving with speed v on a central road under tension, ये तो हो गया ना, क्या हुआ इसमें? सर हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि जब वो मतलब सीधा स्ट्रेट हो तब उसका एक्सट्रीम पोजीशन है। नहीं, स्ट्रेट से मत मानो, मीन पोजीशन से मानो एम्पलीट्यूड। मान लीजिए कि मीन पोजीशन ही ऐसे है, तो एम्पलीट्यूड ये होगा, और इसे थीटा नॉट कैसे निकालना? एनर्जी कंजर्वेशन से। अगर आपको जो भी एनर्जी दी गई है मीन पोजीशन पे, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द एनर्जी विच इज गिवन एट द मीन पोजीशन, बट द कंस्ट्रेंट शुड बी कि भाई थीटा बहुत ज्यादा होना, पेंडुलम के केस में 10-15 डिग्री तक कोई तकलीफ नहीं रहती, आराम से चलता है। इसमें एम्पलीट्यूड पूछा ही नहीं है यार, इसमें टाइम पीरियड पूछा है तुमसे सिंपली। नहीं पूछिए, मतलब जब वो रेस्ट पे हो यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। नहीं, रेस्ट पर नहीं, वो उसमें मीन पोजीशन पे निकलवाने की बोली, टेंशन विद रिस्पेक्ट टू कार, इन्होंने मीन पोजीशन पे पूछा है, एक्सट्रीम पोजीशन में मुझे निकाल के देख, सिंपली आंसर आ जाएगा टी बराबर अंडर रूट ऑफ एम जी। वो एक्सट्रीम पोजीशन पेंडुलम एसिलेशन करता हुआ नहीं माना है, बस ऐसे ही मान लिया है, और बोला कि अगर इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता तो टाइम पीरियड क्या होता। क्लियर? 46 हो गया। 46 से पहले कोई 39 कितने लोगों से हो गया? 39 कितने लोगों से हो गया? स्फेरिकल बॉल ऑफ मास एंड रेडियस आर रूल्स विदाउट स्लिपिंग। कैसे करा तुम लोगों ने? जितने ने करा एनर्जी कंजर्वेशन की टॉर्क, दोनों से कर सकते हैं। वैसे मैं आपको दोनों समझाता हूं, पूरा कोई भी नहीं कराऊंगा। देख ध्यान से, इधर देख 39 स्फेरिकल बॉल ऑफ मास एंड रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रफ concave surface of large radius r, it makes small oscillation about the lowest point, find the time period। बेसिकली कौन रोल कर रहा है? स्फेरिकल बॉल एक कटोरे में, जिस कटोरे का रेडियस r है और इसका खुद का रेडियस कितना है r, और इसका मास m, बोलो क्लियर? यस सर। अगर आप बहुत ध्यान दो तो प्योर रोल कर रहा है। याद करो तो आपको क्या सिखाया गया है कि अगर एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं थोड़ा आसान रहेगा, पर आपको इसमें दो टाइप की ओमेगा आएंगी, तो आपको दोनों टाइप याद कर। एनर्जी कंजर्वेशन पहले कैसे करते थे? क्या हम मान लेते थे कि ये मान लो थीटा नॉट के एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है, और क्या किसी भी एंगल थीटा पर, किसी भी एंगल थीटा पर इसका क्या एनर्जी है वो अपने को लिखनी आनी चाहिए। मान लो आप यहां पर हो, मान लो इसकी रफ्तार v है, भूमि ओमेगा से रहा है, ये आपका मान लो थीटा है।
अब कंफ्यूज होता ना, ये ओमेगा अलग है, ये अलग है, ये ओमेगा अलग है, और जो डी थीटा बाई डी टी वाली ओमेगा आएगी वो एसएचएम की ओमेगा डैश है। अरे यार, इतना ही बस बच्चा कंफ्यूज होता है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। अब आप ध्यान देखो तो आप यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लो, जीरो। क्या यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? अरे हाँ ना बोल यार। ध्यान देख कैसे लिखोगे, देख आपको दिखता हुआ नजर आएगा। देख ये आपका जो भी रेडियस दिया हुआ है बड़ा आर, कितना दिया हुआ है? बड़ा आर। तो ये आपका थीटा है, तो ये कितना है? आर कॉस थीटा। तो ये दूरी कितनी बची? आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसकी याद करके अपन दो चीजें लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका क्या होता है? टोटल एनर्जी लिखो। क्या लिखो? टोटल एनर्जी लिखो। टोटल एनर्जी को तेरे को ढूंढ रहा था मैं, कहां था? तो बेसिकली यहां पे अगर अपन बोलते हैं एनर्जी लिखनी है, क्या लिखनी है? एनर्जी। तो आप सिंपली एनर्जी लिखोगे तो एक तो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, वो लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम। अच्छा, प्योर रोलिंग हो रही है कि नहीं हो रही? प्योर रोलिंग हो रही नहीं हो रही? हो रही ना प्योर रोलिंग। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे? वी बाई। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या? प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आप लिख सकते हो? प्लस एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। अरे यार हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया तो ध्यान से। कहाँ? अरे उससे छोटा दिया है ना वो, तो आर तो उन्होंने दिया होगा मेरे सबसे छोटा आर, छोटा और लार्ज रेडियस आर ना, तो नेग्लेक्ट कर दो, मेरे सबसे नेग्लेक्ट करके आंसर आ जाएगा। अरे नहीं आर को आर माइनस आर लिख देना, जहां तक मुझे याद है आर से आंसर आ जाएगा। अरे उसने छोटे आर को छोटा माना है भाई, उसकी जरूरत यहां पड़ेगी ओमेगा बराबर वी बाई आर में। अरे पक्की बात। अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक बार इसे डिफरेंशिएट करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो जो मानी होगी आई जाएगी। बेसिकली हमें जो फॉर्मेट चाहिए वो इस प्रकार की चाहिए होगी, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये ओमेगा स्क्वायर ये वाला ओमेगा या वो ओमेगा डैश वाला ओमेगा है? कंफ्यूज हो तो ना एकदम। अरे यार तुम्हें आया नहीं, मैं क्या कर रहा हूं? अरे समझ में आया? इसलिए बस ओमेगा में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आप करना खुद ही, टॉर्क से भी कर सकते हैं हालांकि अपन सिंपल। अभी बता दूंगा दोनों तरीके, पूरा कोई भी नहीं बताऊंगा। अब आप क्या करना, देखो उधर कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेगा, किसको? तो क्या आएगा? क्या आएगा? साइन थीटा। अरे यार हाँ ना बोल। तो साइन थीटा में थीटा छोटा है कि बड़ा? छोटा। तो थीटा रिटर्न आती नजर आएगी तेरे को। अरे भाई फिर वो जो कांस्टेंट टर्म होगी क्या वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी? और क्या टाइम पीरियड अपना 2 बाई के 2 आई क्या है? वैसे तो यहां से ओमेगा डायरेक्ट ही निकल के आएगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत डायरेक्ट। अपन ऐसी इक्वेशन होती है ना अपनी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आ जाता है जब अपन सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे जो भी कांस्टेंट अपना आ जाता है प्लस एक्स जो भी कांस्टेंट यहाँ पे टर्म आती है इक्वल टू 0। क्या कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाता है? यही करते थे ना एनर्जी मेथड में। यहाँ पे एक्स की जगह कौन है? थीटा। कौन है? थीटा, क्योंकि एंगुलर सिस्टम टाइप चीज हो रही है। क्या आप कर पाओगे? पक्की बात। और अगर कोई टॉर्क से करना, क्या जिन्होंने करा उन्होंने ऐसे करा था या टॉर्क से करा है? टॉर्क से भी कर सकते हो। टॉर्क से कैसे कर सकते हो? ये सबको समझ आया? या पूरा बताऊं? पक्की बात कर लोगे आप? ठीक। जिन्होंने टॉर्क से करा है उनको फ्रिक्शन भी यहाँ पे लाना पड़ेगा चर्चा में। क्या लाना पड़ेगा? पर वो स्टैटिक होगा काइनेटिक? अच्छा बच्चा कई बार पूछता है सर इसमें फ्रिक्शन का वर्णन क्यों नहीं आया? क्योंकि कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्णन प्योर रोलिंग के केस में, इसलिए उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर एनर्जी में आपको कंफ्यूजन आए तो एनर्जी मेथड इसमें ठीक रहता है, टॉर्क लॉस शायद थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अपन जब ऊपर ले जाएंगे तो टॉर्क एक से लगेगा, एक तो एमजी का भी लगेगा और एक एफ का भी लगेगा। तो जब आप एक्सेलरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? ये अल्फा लिखोगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन अगर प्योरली हो रही है तो अल्फा बराबर ए बाई आर। तो एक अल्फा बराबर ए बाई आर इक्वेशन आएगी, एक आपकी टॉर्क बराबर आई अल्फा वाली आएगी। तो वहां से आपको फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसको? फ्रिक्शन। तब आपको इक्वेशन दिखेगी टॉर्क बराबर माइनस के थीटा टाइप्स, टॉर्क बराबर। और मेरे हिसाब से इसमें शायद एनर्जी मेथड छोटा रहता है जहां तक मुझे याद है। बाकी आप दोनों से करना चाहो तो दोनों से कर लो। पहले जो मैं बोला चमका? अरे नहीं आया? सर अगर उनको इसका फिजिकल पेंडुलम मान के, फिजिकल पेंडुलम प्योर रोल नहीं कर रहा बेटा, इसमें बॉडी भी रोल कर रही है। सर क्या गड़बड़ है? क्योंकि बॉडी भी रोल कर रही है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन है जो उसको रोल करा रहा है, विच इज इफेक्टिंग एवरी टाइम। ऑल दैट इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क डन, बट इट इज चेंजिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। फिजिकल पेंडुलम में ऐसी कोई चीज नहीं थी। चलो आ जाओ। फिजिकल पेंडुलम तो सिंपल एमजी के टॉर्क से ले आए थे हम, तो एमजी के अलावा टॉर्क आ ही रहा है।
तो गलत है ना, अगर ऐसे अपन डायरेक्ट फिजिकल पेंडुलम लगा देंगे तो। क्या 39 क्लियर है एकदम? बोलो यहां तक बातें क्लियर है? पक्का ना? गुड। हाँ, कहाँ पहुंचे 47, 48, 49, 47, 47, आवाज नहीं 47, 48, 48, अरे आवाज नहीं 48, अरे पक्का, अरे 49, अरे 49, अरे आवाज नहीं 49, अरे 50, अरे 50, अरे 51, अरे 51, अरे 52, 51 डाउट है कि 52 डाउट है? 51 का लास्ट वाला पार्ट। hollow sphere of radius 2 cm to an 18 cm long thread to make a pendulum. Find the time period of oscillation of this pendulum. How does it differ from the time period calculated using the formula for a simple pendulum? क्या हुआ इसमें? सेंट्रल मास तो वही है भाई, टाइम पीरियड को अंदर थोड़ी आया। इसका एक बहुत बढ़िया सवाल उसमें जेई में आया था इसी तरीके का। इसमें एक चीज और मेंशन करनी चाहिए थी, तुम्हें शायद याद हो, पेंडुलम के ही था ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम पे, जिसमें एक डिस्क है, जिसमें एक डिस्क को तो इसके अबाउट फ्री छोड़ा है। आईआईटी का ही सवाल है, हाँ सही याद आ रहा है, और एक को फ्री छोड़ा है। अब सोचना घर जाके, आज नहीं बता रहा मैं। ये शीट में एक है क्वेश्चन, ये है कि अपन ने मान लो एक डिस्क ले ली, क्या ले ली? एक छोटी सी डिस्क ली और एक रॉड ले ली और उस रॉड को सेंटर पे हिंज कर दिया। बट हमारे पास उसके दो तरीके हैं कि वो जो अपन ने हिंज करा ना, वो ऐसे हिंज करो कि रॉड ऐसे ऐसे नहीं घूम सकती, मतलब, और एक ऐसा है जिसमें घूम सकती है। उससे दो चीजें करी, मतलब बेसिकली हिंज तो है ही, इसमें भी हिंज है, बट इसमें इट इज फ्री टू रोटेट about this hinge, but in this case it is not free to rotate about this hinge। तो उन्होंने पूछा था कि किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा और किसका टाइम पीरियड कम होगा। ये टाइम पीरियड पूछा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, याद है क्या किसी को? एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी थी ना कुछ, तो जेई का ही सवाल है, ये पूछा था उन्होंने, जेई का सवाल। इसको सोचो, और ये तो खैर आसान है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। खैर मेरा सवाल समझ आया? पक्की बात? अरे हाँ ना तो बोलो। फिर तुम लोग गर्मी नहीं लग रही क्या? अरे खिड़की खोलो, पंखे चलाओ भाई, क्या कर रहे हो? 52 डाउट है किससे? इसमें जो टेंशन मूव करेगा नहीं, इसमें फ्रिक्शन भी है। नहीं, प्योर रोलिंग नहीं हो, गलत। A closed circular wire hung on a nail in a wall undergoes small oscillation of amplitude 2 degree and time period 2 seconds. A small circular wire hung on a nail in a wall undergoes small oscillations of amplitude इतना। The radius of the circular wire, क्या हुआ इसमें? The speed of the particle farthest away from the point of suspension as it goes through its mean position. A closed circular wire hung on a nail in a wall undergoes small oscillation of amplitude 2 degree and amplitude 2 second and amplitude 2 second। ठीक, तो तो कैसे सिचुएशन है? मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा? सही कर रहा हूं क्या? अरे सही कर रहा हूं क्या? ये कौन सा पेंडुलम है? फिजिकल पेंडुलम। कौन सा? ऐसे रोटेट कराया है इसको, ऐसे कराया है? ऐसे ही कराया है, ऐसे से आंसर आएगा। हालांकि थोड़ा सा और मेंशन कर देना चाहिए था ऐसे। और उसका एम्पलीट्यूड कितना दिया है इन्होंने? 2 डिग्री। और टाइम पीरियड जो अपना फिजिकल पेंडुलम का होता है कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट आई बाई mgd। क्या आई अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट रिंग का लिख सकते हैं? इसके अबाउट होता है mr स्क्वायर, इसके अबाउट क्या हो जाएगा? 2mr स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ठीक भाई, ये बातें मैं समझ में आ गई। अच्छा, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर निकाल सकते हैं अपन, क्या निकाल सकते हैं सब लोग? पक्की बात? फॉर्मूला लगाना है 2 सेकंड बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई mgd। तो अपन देख लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। 2 सेकंड बराबर t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई की वैल्यू 2mr स्क्वायर। मास आपको दिया हुआ है क्या? नहीं भाई, वो कट जाएगा। mgd, d की वैल्यू कितनी? r। d की वैल्यू कितनी? मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? तो m ने m को मान लिया, r ने r को मान लिया, एक r बच गया, इसमें से वेरिएबल r ही r निकाल लो, कोई बुराई वाली बात। चलो भाई, बहुत सुंदर। अब उसने क्या बोला? ये पार्ट हो गया बिल्कुल सही। The speed of the point farthest away from the point of suspension as it goes through its mean position।
ये वाला जो पॉइंट है ध्यान से देखो, तो जो मैक्सिमम ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो मैक्सिमम ओमेगा कब होगी? जब आप मीन पोजीशन से पास करोगे। और मैक्सिमम ओमेगा होगी क्या? जैसे मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? ए ओमेगा। क्या होती है? ए ओमेगा। यहां पे ए क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। क्या हो जाएगा? उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लो। अरे यार हाँ ना बोल। और ओमेगा कहां से आएगा? यहां से। टाइम पीरियड 2 सेकंड पता है ना आपको? ओमेगा कितना हुआ? 2 पाई बाई टी। अरे कितना हुआ? तो मेरे हिसाब से देख ऐसा आएगा, देख 2 डिग्री कन्वर्ट कर लिया, 2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। जो मैक्सिमम ओमेगा होगी घूमने की। अरे यार मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होती है ना। अगर एंगुलर सिस्टम करेंगे तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या होगी? थीटा नॉट ओमेगा। थीटा नॉट, क्या थीटा नॉट इज 2 डिग्री? थीटा नॉट इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन। बोल सही बोल रहा हूं क्या? थीटा नॉट ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी भाई? 2 पाई बाई टी, यानी कि 2। मैंने कुछ सही कर रहा हूं क्या? हाँ वो ठीक। बोलो क्लियर है एकदम? पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले लो अप्रोक्सीमेटली। पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या ले लो? दिख जाएगा आंसर। ये आपकी ओमेगा आया। क्या आया? ये क्या आया? जो मैक्सिमम ओमेगा। तो उस समय स्पीड क्या होगी इस पॉइंट की? ओमेगा इंटू 2r। इसकी स्पीड क्या होगी? क्या ये ओमेगा आया है? सर ये क्या बात हुई? ये भी ओमेगा। अबे ये कौन सा ओमेगा है? ये एंगुलर सिस्टम वाला ओमेगा है। और हमने क्या निकाला है? ओमेगा मैक्स। एंगुलर सिस्टम का ओमेगा मैक्स। अरे यार, इसलिए पहले ही बोला था एंगुलर सिस्टम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये कौन सा ओमेगा है मुझे बताओ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या चीज? और मैंने निकाला है ओमेगा मैक्स, जो कब होता है? मीन पोजीशन। जो कब होता है? यार नहीं आया। तो मीन पोजीशन पे वो ओमेगा मैक्स है। तो ओमेगा मैक्स की वैल्यू क्या होती है? थीटा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। थीटा नॉट इंटू थीटा नॉट आपने लिख दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख दिया, ओमेगा मैक्स आ गया। तो स्पीड जो होगी वो स्पीड क्या होगी इस समय का? ओमेगा, क्या ओमेगा मैक्स चाहिए? तो स्पीड क्या होगी? ओमेगा मैक्स इंटू 2r। अरे हाँ ना तो बोल। और आर आप निकाल चुके हो? और आर आप निकाल चुके हो ना? अरे सन्नाटे में पहुंच गए? अरे एकदम पक्का? अरे सोच लो, हाँ ना बोलो, कोई बुराई वाली बात? चलो C और D बताऊं? This acceleration of this particle as it goes through its mean position। वही एक्सेलरेशन फिर से वापस क्या होता है? एक्सेलरेशन क्योंकि टेंजेंशियल तो कुछ भी नहीं होगा। होगा कौन सा सिर्फ एक्सेलरेशन? इस पार्टिकुलर रेडियल एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल? रेडियल टेंजेंशियल। टेंजेंशियल को एक्सेलरेशन, क्योंकि जब नेट फोर्स होगा तब इस वाले केस में कोई अल्फा। जब आप मीन पोजीशन पे होंगे तो कोई अल्फा। कोई अल्फा नहीं है तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कौन सा एक्सेलरेशन बचा भाई? रेडियल। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना? क्या सर्कुलर मोशन में तो एक्सेलरेशन होते हैं? कौन कौन से? ये टेंजेंशियल। और जब आप मीन पोजीशन क्रॉस करोगे तो अल्फा क्या होगा? अल्फा क्या होगा? अगर अल्फा होगा 0 तो टेंजेंशियल क्या होगा? तो बचा कौन सा एक्सेलरेशन? रेडियल की वैल्यू क्या? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा आप निकाल चुके हो? निकाल चुके हो ना? तो ओमेगा स्क्वायर मैक्स का ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। और आर की वैल्यू आर की 2r। मेरे हिसाब से सही बोल रहा हूं मैं? अरे हाँ ना बोल यार। आंसर आ गया। लिख लो, लिख लेना कि मीन पोजीशन जब क्रॉस करेगा तो रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। पार्टिकल वेलोसिटी एट एन एक्सट्रीम पोजीशन। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? तुम लोग बोलोगे टेंजेंशियल की रेडियल। उस समय कोई रेडियल एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ओमेगा 0। कौन सी ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 है, वेलोसिटी 0 है। नहीं आया। एंगुलर स्पीड 0 है। एक्सट्रीम कंफ्यूज मत हो, 2 ओमेगा है इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है। सवाल अच्छा है। एंगुलर एक्सेलरेशन में पूरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड में अंतर बता रहा है वो। डी पार्ट देख, डी पार्ट में अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, मतलब आपकी जो रिंग है वो कुछ इस प्रकार है, मतलब आप यहाँ पे कहीं पे हो, बोल सही बोल रहा हूँ क्या? यहाँ पे कहीं पे हो तो आपका रियलिटी में सोचो तो कोई रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई ओमेगा है नहीं, सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल। कौन सा है? टेंजेंशियल। याद करो, जैसे अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेशन करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर याद करो एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर है। क्या होता है? बताइए। यहाँ पे टेंजेंशियल, यहाँ पे जो ए होगा यहाँ पे क्या होगा? अल्फा। अरे क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या चीज होगी? वो ए
की अल्फा, ए की अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट, ओमेगा स्क्वायर, कोई गड़बड़ तो नहीं बोल रहा मैं? तो अल्फा आ गया, तो ए टेंजेंशियल एक्सटेंशन आ गया। ए टेंजेंशियल अल्फा बराबर क्या होता है? AT बाई आर, AT बाई आर। अल्फा की वैल्यू हुई ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा कौन सा? सन्नाटा पहुंच गया। ये कौन सा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला कि एंगुलर स्पीड वाला? कौन सा है ये? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड? जब पार्टिकल ए और माइनस, कंफ्यूज मत हो, एक जल्दबाजी नहीं है मुझे, कंफ्यूज मत हो प्लीज। जब एक पार्टिकल एक्सचेंज करता है ए और माइनस ए के बीच में, ए और, जब एक पार्टिकल एक्सचेंज करता है ए और माइनस ए के बीच में, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है? अब कंपेयर कर, जैसे यहां एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सचेंज में कौन होता है? एक्सेलरेशन की अल्फा मानता है। अब सोच, क्या अल्फा मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे ही होगा? क्या ये ओमेगा स्क्वायर होगा? सोच, लॉजिकली सोच, ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे एंगुलर स्पीड तो 0 है, कंफ्यूज मत हो। और एक ही जगह क्या आएगा? थीटा नॉट। अब बताइए यहां क्या है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट। अरे यार कंफ्यूज मतलब लगा जो बोला चमका। एंगुलर एक्सचेंज में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि उसमें ओमेगा और दोनों ओमेगा में कंफ्यूजन वो क्रिएट हो जाता है, जबकि कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं अगर ढंग से सोचो तो। रहता जो बोला चमका नहीं आया, एकदम पक्का 110%। उतार लो जो उतारना उतार लो। सारे पार्ट बता दिए मैंने। कौन सा सवाल था ये? 52, 53, अरे भाई जल्दी जल्दी बोलो। 53, 53, 54, 54, 54 डाउट है। क्या कर रहे हो भाई? पूरा लेक्चर ही निकल गया। Two small balls, each of mass m are connected by light rays of length L. The system is suspended from its center by a thin wire of torsion. टॉर्सल पेंडुलम याद है? क्या फॉर्मूला था? 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। आई क्या है? सी क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट। याद है? और रिस्टोरिंग टॉर्क आता था। चलो भैया, two small balls, each of mass m are connected by light rigid rod of length L. The system is suspended from its center by a thin wire of torsion constant K. The rod is rotated about the wire through an angle theta naught released from the force exerted by the rod on one of the balls as the system passes through the mean position. आपने थीटा नॉट पे घुमा दिया तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? हाफ के थीटा स्क्वायर। याद है? टॉर्सल कांस्टेंट क्या दिया हुआ है? के। कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? याद है? हाफ के एक्स स्क्वायर टाइप बताया था कि टॉर्सल वायर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ सी थीटा स्क्वायर होती है। हाफ सी की जगह यहाँ पे के दिया हुआ है, कोई बुराई वाली बात। जब आप मीन पोजीशन से क्रॉस करोगे, जब आप मीन पोजीशन से, तो पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तो लिख दो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख दो। कैसे? वो मैं आपको समझा देता हूं। कितनी ओमेगा होगी? कितनी ओमेगा होगी? उसने क्या बोला? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन वन। अच्छा, फोर्स ही पूछा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द बॉल्स एज द सिस्टम पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। आप तो सिंपली एक काम करो, पहले हाफ के थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से क्या निकल आएगा तुमको? क्या निकल आएगा? अब फोर्स कितना लगाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। अरे कितना फोर्स लगाएगा? क्या यहां से ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हो? फोर्स कितना लगाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। खत्म, सिंपल। अरे सेंट्रीफ्यूज जब बीम पोजीशन से क्रॉस करोगे तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे रेडियली होगा? तो सिर्फ कोई फोर्स लगेगा, कोई फर्स्ट वाली बात। तो एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 खत्म। फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 लिख लो। आइए, कहां पहुंचे? 54, 55, अरे 54 समझ आ गया? 55, 56, 57, 58, पक्की बात। लो भाई